हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। हम अकाउंट के टॉप 60 प्रश्न वाले वीडियो के इस दूसरे वीडियो में स्वागत करते हैं। इसमें हम कल जहां तक किए थे, मतलब कि 1 से 15 तक प्रश्न हम कल देख चुके हैं और उसके आगे के प्रश्न यानी कि 16 से लेकर के और 30 तक के प्रश्न को देखने का प्रयास हम इसमें करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के विघटन पर इनमें कोई नहीं। तो इसमें लाभ प्राप्ति अनुपात जो निकाला जाता है वह निकाला जाएगा साझेदार के रिटायरमेंट होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवकाश ग्रहण करने पर। क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज मिलना चाहिए 5%, 6%, बैंक दर 8%। तो जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और उसका पूंजी व्यवसाय के पास शेष रह जाता है तो उस पूंजी पर जो ब्याज मिलना चाहिए वह 6% की दर से ब्याज मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी एक खाता है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के बारे में बोला जा रहा है। नाम मात्र है, व्यक्तिगत संपत्ति दायित्व है, संपत्ति है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो होता है वह एक व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि यह साझेदारों से संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियाँ कौन सी है? समय के आधार पर, विक्रय के आधार पर, ए एवं बी दोनों के आधार पर, इनमें कोई नहीं। तो मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृतक साझेदार के हिस्से की गणना की विधियाँ इसमें से दोनों है, समय के आधार पर भी हो सकता है और विक्रय के आधार पर भी। तो अतः ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एवं बी दोनों के आधार पर। 20 नंबर क्वेश्चन, वसूली व्यय को नकदीकरण खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? मतलब दिया गया है कि वसूली व्यय को आप रियलाइजेशन अकाउंट के किस पक्ष में लिखते हैं? डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, दायित्व पक्ष में, इनमें सभी। तो वसूली व्यय को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, वसूली खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो फर्म के विघटन पर जब अलिखित संपत्ति के विक्रय से राशि प्राप्त होता है तो उससे हम वसूली खाते को क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। तो जब भी फर्म का समापन होता है और संपत्ति के विक्रय से राशि प्राप्त होती है तो इससे सबसे पहले जो भुगतान किया जाएगा वो हो जाएगा बाहरी लेनदारों को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बाहरी लेनदार मतलब जिसका संस्था से कोई संबंध ना हो उसका किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किए जाने वाला खाता है। मतलब जब फर्म का समापन हो जाता है और कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण कर लेता है तो डेबिट किसको किया जाएगा? तो इस स्थिति में जो डेबिट किया जाएगा वो वसूली खाते को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, साझेदार द्वारा वसूली व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा वसूली खाते को, रोकड़ खाते को, साझेदार के पूंजी खाते को, इनमें कोई नहीं। तो जब भी साझेदारों के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाएगा तो इस स्थिति में साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब साझेदारों की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है। मतलब दिया गया कि जब साझेदार के तरफ से फर्म के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है, मतलब वसूली व्यय का भुगतान एक्चुअल में करना है साझेदार को लेकिन भुगतान किया जा रहा है फर्म को, तो ऐसे व्यय को डेबिट कहाँ किया जाएगा? तो इस व्यय को भी डेबिट हम करेंगे तो वह हो जाएगा वसूली खाते में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? रोकड़ खाते के शेष को, संचय के शेष को, लाभ हानि के शेष को, इनमें से अभी के। तो वसूली खाते में ट्रांसफ़र करना तो इनमें से किसी को भी वसूली खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे।
मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब हम पेमेंट करेंगे तो हम उसको कहाँ दर्शाएंगे? वसूली खाते के नाम पक्ष में, बैंक खाते के जमा पक्ष में, वसूली खाते के जमा पक्ष में, बैंक खाते के जमा पक्ष में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसूली खाते के जमा पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 28, अंशों का हरण किया जा सकता है। सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में मांग राशि का भुगतान न करने पर, बैंक ऋण में भुगतान की असमर्थता में, या फिर प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांग राशि का भुगतान न करने पर। क्वेश्चन नंबर 29, अधिकृत पूंजी का वह अंश जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है। निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, अयाचित पूंजी और रक्षित पूंजी। तो जिसे सिर्फ कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है वह कौन सा पूंजी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयाचित पूंजी, यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 30, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, लाभ के वितरण के लिए, सामान्य संचय के हस्तांतरण के लिए, इनमें सभी के लिए। तो अंशों के निर्गमन पर जो अधिलाभ होता है वह बोनस अंशों के निर्गमन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह से हम इस दूसरे वीडियो में 16 से लेकर के और 30 तक के प्रश्न को देखे हैं। इसके आगे के प्रश्न हम फिर आगे के वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।